हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज में के बारे में पढ़ने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि वेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस है, वेक्टर को अलग चैप्टर के रूप में क्यों पढ़ा जाता है। तो देखो बच्चों, वेक्टर क्लास 11th के सिलेबस में है, बट it is useful to the students for class 11th, for 12th and for 12th पास, जो कि नीट की जेई की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी वेक्टर का लेक्चर बीच बीच में देख लेना चाहिए, क्योंकि वेक्टर एक चैप्टर नहीं, वेक्टर फिजिक्स के लिए एक टूल है। फिजिक्स सीखना है, कोई भी फिजिक्स का चैप्टर उठाइएगा, बिना वेक्टर के उस चैप्टर को समझना असंभव है। इसलिए वेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वेक्टर चैप्टर में आप जैसे सिलेबस में आगे बढ़ते हैं, क्लास 11-12 में फोर्स मिलेगा, वेलोसिटीज मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, वर्क मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। देयर आर सो मेनी क्वांटिटीज जो कि अब आपको वेक्टर क्वांटिटीज में आएंगे या वेक्टर क्वांटिटीज के ऑपरेशन से बनेंगे। जैसे वर्क है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से बनता है, तो फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने आपको आना चाहिए कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से टॉर्क है, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ होता है, तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। देयर आर सो मेनी क्वांटिटीज। मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, तो एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। किसी पॉइंट पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, ये सब जानना है। तो आपको अलग अलग फोर्स को ऐड करना या अलग अलग तरह के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कराना, इससे बेटर होगा कि एक चैप्टर डिजाइन कर दिया गया जिसमें वेक्टर्स के सारे ऑपरेशंस के बारे में बता दिया जाएगा। और जब किसी वेक्टर क्वांटिटीज का ऑपरेशन करना होगा तो आप इसी रूल के हिसाब से करेंगे, चाहे वेक्टर क्वांटिटीज कोई भी हो, ठीक है। इसलिए वेक्टर इम्पोर्टेंट है। अब तक आप स्केलर्स के ऑपरेशंस जानते थे, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन प्लस का हो जाएगा। ये सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन वेक्टर्स के साथ क्या करेंगे, दो वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे ऐड करेंगे, दो वेक्टर क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को के लिए वेक्टर को एक अलग चैप्टर के रूप में डिजाइन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर। तो वेक्टर स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिसका कि मेजरमेंट लिया जा सके डायरेक्टली। क्वांटिटीज, TITIS, those quantities which can be measured directly or indirectly are called physical quantities. एग्जाम्पल, क्या क्या मेजर किया जा सकता है। मास कैन बी मेजर्ड, वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड, फोर्स कैन बी मेजर्ड, etc. गिनती नहीं है, देयर आर सो मेनी जिसका कि मेजरमेंट लिया जा सकता है। ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो बोलो, क्या सर कोई ऐसी भी क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट ना लिया जा सके। हाँ है। जैसे पूछो भाई, आपकी मम्मी आपसे कितना प्यार करती है, कोई जवाब है? नहीं।
इतना 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 इतना, लेकिन कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता सकते। इस तरह की क्वांटिटीज का मेजरमेंट नहीं होता है, तो इनको हम फिजिक्स के अंदर नहीं पढ़ते हैं। दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? तो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं। जितने भी क्वांटिटीज हमने इसमें गिनाया और भी बहुत सारे होते हैं, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज वेक्टर क्वांटिटीज। फर्स्ट स्केलर लिखो, फर्स्ट स्केलर क्वांटिटीज, जो कि आज तक आप पढ़ते आए हैं, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज को भी वहाँ स्केलर की तरह ऑपरेट किया गया था, क्योंकि एक लाइन के लॉन्ग सारे मोशन हो रहे थे, तो एक लाइन के लॉन्ग स्केलर और वेक्टर एक ही तरह से ऐड हो जाते हैं। इसलिए ये स्केलर क्वांटिटीज का ऑपरेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैं पूछूं, बच्चा बताओ 2 + 3 कितना होता है? तो आप आसानी से बोलोगे 5 होता है। 2 + 3 5 होता है। आपको ऐड करने आता है? तो ये सारे ऑपरेशन स्केलर्स में अप्लाई हो गए। इसको बोलते हैं सिंपल अलजेब्रिक मेथड्स। तो स्केलर क्वांटिटीज का ऑपरेशन सिंपल अलजेब्रिक मेथड के द्वारा होता है। स्केलर क्वांटिटीज का केवल डेफिनेशन आपको यहाँ बताया जाएगा। फर्दर बाकी सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude, and no direction are called scalar quantities. जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन कुछ नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटीज। जैसे वर्क, तो वर्क में आप बोलेंगे 50 जूल वर्क हुआ। आप ये नहीं बोलेंगे 50 जूल वर्क ईस्ट की तरफ हुआ कि वेस्ट की तरफ हुआ, नॉर्थ की तरफ हुआ, साउथ की तरफ हुआ। यहाँ डायरेक्शन मेंशन नहीं करना पड़ता है। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल में लिख देंगे आप वर्क, डिस्टेंस, मास, टाइम एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको आगे जैसे जैसे सिलेबस बढ़ा गया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आज जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाता है कि इट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो आप आगे चलते जान जाएंगे कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज को केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। फिर वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज जिस फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, एंड वन मोर थिंग, इट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर का डेफिनेशन अगर पूछें तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction and which follow the laws of vector addition is called vector quantities। इसके एग्जाम्पल में क्या जाएंगे? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये सब पढ़ेंगे आप। ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। एक क्वांटिटी आती है इलेक्ट्रिक करेंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नोट लिख देना, इलेक्ट्रिक करेंट
follow the law of vector addition. Vector addition. Therefore it is a scalar quantity. A scalar quantity. केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ही सफिशिएंट नहीं है, उसको वेक्टर लॉ को फॉलो भी करना पड़ेगा एडिशन के, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्शन होता है, बट ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर अगला टॉपिक है हमारा। हेडिंग लगाइए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो सिंबॉलिकली a vector is represented by alphabets, putting an arrow over the alphabets। जैसे ये इसके ऊपर एक एरो लगा दूंगा, नाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज अ वेक्टर। इट इज अ वेक्टर लोअर केस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या करना क्या है, अल्फाबेट के ऊपर आपको एरो लगाना है। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर क्वांटिटी सिंबॉलिकली। ये सब सिंबल्स यूज होते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ग्राफिकली, तो सेकंड वन इज ग्राफिकल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। Graphically a vector is represented by an arrow. Graphically a vector is represented by an arrow। एक एरो के द्वारा वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। द लेंथ ऑफ द एरो, length of the arrow gives or represent the magnitude of vector, the magnitude of vector, and head of the arrow represent डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हेड से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर का डायरेक्शन। और लेंथ ऑफ द एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक एग्जांपल के द्वारा देखिए, एरो ड्रॉ करते समय ए सुटेबल स्केल इज चूजन। ये भी लिख देता हूं, ए सुटेबल स्केल इज चूजन to represent the length of arrow। एरो को लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सुटेबल स्केल चूज किया जाता है। सुटेबल से मतलब ये होता है कि स्केल ऐसा भी मत चूज कर लीजिए कि एरो को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़े, और इतना बड़ा भी मत सेलेक्ट कर लीजिए स्केल कि एरो को ड्रॉ करने के लिए आपको कॉपी के अलावा दीवार पे ड्रॉ करना पड़े। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा देखिए। जैसे एग्जाम्पल आपको रिप्रेजेंट करना है 100 न्यूटन फोर्स, वेक्टर इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ऑब्वियस है, एरो का हेड ईस्ट की तरफ होगा।
अब 100 न्यूटन है तो आपने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। तो लाइन कितने सेंटीमीटर की होगी? 100 सेंटीमीटर की होगी, यानी 1 मीटर। तो 1 मीटर बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। इतना बड़ा कॉपी कहाँ से लाएंगे? चलो तो छोटा स्केल लेते हैं, मान लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। तो ये 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करें। इट इज ऑल्सो नॉट सुटेबल, तो कुछ बीच वाला चूज करते हैं। मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। तो 100 न्यूटन के लिए 10 सेंटीमीटर लंबा लाइन ले लीजिए। इट इज रिप्रेजेंटिंग 100 न्यूटन, द एरो इज टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, यहीं पे अगर आता 1000 न्यूटन तो आप ये भी ले सकते थे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। ठीक है, अब ड्रॉ करते समय आपको स्केल लेकर के नहीं बैठना है। इतना ध्यान रखना है कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अधिक है उसको बड़े एरो के द्वारा दिखाइए, जिसका कम है उसको छोटे एरो के द्वारा दिखाइए, और लेंथ को लगभग प्रोपोर्शनल रखिए, आपका काम हो जाएगा। यानी कि रफ ड्रॉ करना है हम लोग को, एग्जैक्टली हम लोग को ड्रॉ नहीं करना है। कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि एग्जैक्टली ड्रॉ करके दिखाओ, बट आपको जानना चाहिए कि ये कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये वेक्टर को ग्राफिकली एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। इसका लेंथ क्या बतला रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अगर आपने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया है तो 5 सेंटीमीटर लंबा लाइन है, मतलब ये 50 न्यूटन है। किधर की तरफ? टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का दोनों तरह का रिप्रेजेंटेशन आपने सीख लिया। अब हम लोग करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के टाइप्स, कितने तरह के वेक्टर होते हैं? बहुत तरह के वेक्टर होते हैं। ठीक है, उसमें से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर करेंगे जिसका की जरूरत हम लोगों को कंटिन्यूअसली पड़ता है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप्स। फर्स्ट, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। लिख देता हूं, टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन are called parallel vector, are called parallel vector. The magnitude इक्वल नहीं होगा, नॉट नेसेसरली, इक्वल भी हो सकता है, वो भी पैरेलल ही होते हैं, बट मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं है। These are two parallel vector, vector A and vector B. Vector A and vector B are parallel vector, are parallel vectors. ठीक है, नाउ एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो क्या होगा इसमें? एक चीज और लिख लो पैरेलल वेक्टर्स में, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री। दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, एक ही डायरेक्शन में, हो गया ना। नाउ एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल क्या होंगे? जिनका डायरेक्शन अपोजिट होगा, जिनका डायरेक्शन अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड में बी सेम, में बी डिफरेंट। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। Two vectors directed in opposite direction, are called anti-parallel vectors। दो वेक्टर जो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दीज आर एंटी पैरेलल्स। वेक्टर ए
वेक्टर ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का डायरेक्शन उल्टा है, आर एंटी पैरेलल। इनके बीच का एंगल क्या होगा? द एंगल, बोलो क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स, टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 180 डिग्री। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गया और पैरेलल वेक्टर्स हो गया। दिस वन इज सेकंड वन। नाउ थर्ड वन। थर्ड वन इज इक्वल वेक्टर। हेडिंग लगाओ, थर्ड वन इज इक्वल वेक्टर। अब वेक्टर इक्वल है तो वेक्टर के दोनों चीजें इक्वल होंगी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। थर्ड वन इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, two vectors equal same which have same magnitude as well as direction, as well as direction are called क्या चीज? इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। एग्जांपल के द्वारा देखिए, दिस वन इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी। द लेंथ ऑफ द एरो इज सेम, मींस मैग्नीट्यूड सेम। The head of the arrow is towards east, मतलब both are in east direction। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर A is equals to वेक्टर B। ये पैरेलल वेक्टर के भी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज निगेटिव वेक्टर। फोर्थ वन इज निगेटिव वेक्टर्स, पूरा ही मिटाना पड़ेगा। फोर्थ वन इज निगेटिव वेक्टर। टू वेक्टर्स विच आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर्स और अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर्स क्या लिखोगे? टू वेक्टर्स which have equal, which have same magnitude but are directed in opposite direction, are called, क्या बोलते हैं उन्हें? निगेटिव वेक्टर। ठीक है, निगेटिव वेक्टर्स। देखो ये वेक्टर ए है, इतना ही लेंथ का एरो बट इन अपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेम इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction. Negative sign indicates that b in an opposite direction of the vector a. A is also in the negative direction, opposite direction of vector b. तो ये होता है निगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद लिखिए नेक्स्ट को-इनिशियल वेक्टर। को-इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट फॉर फिफ्थ वन, को-इनिशियल वेक्टर। को-इनिशियल वेक्टर मतलब टू और मोर वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। टू और मोर वेक्टर्स which have same initial point
आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल। इसके एग्जाम्पल में देखिए, ये मान लीजिए कि ओरिजिन है, एक वेक्टर इधर की तरफ है, वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी, दिस वन इज वेक्टर सी। ये तीन वेक्टर है, तीनों जो है एक ही पॉइंट पर सबका इनिशियल पॉइंट है, इसलिए इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट वन इज कोलिनियर वेक्टर, नेक्स्ट वन इज कोलिनियर वेक्टर। यहाँ पे रुकना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको अगर लिखना होगा तो आप पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है, रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, two or more vectors which are in the along the same line, two or more vectors lying along the same line, lying along the same line are called कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर्स। देखो मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, इसी एक्स एक्सिस पर एक वेक्टर ए है, इसी एक्स एक्सिस पर एक वेक्टर ए है, देयर इज अनदर वेक्टर बी, देयर इज अनदर वन सी। ये उल्टा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। इनके बीच का एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, और अपोजिट होंगे तो 180 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। वेक्टर बी एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेरे ख्याल से 7th हो जाएगा, ये 6th था, ये 7th हो जाएगा। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होंगे, टू और मोर वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन। प्लेन से मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन से प्लेन बनता है। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, तो 2 या 2 से अधिक वेक्टर इसी प्लेन में लाई करेंगे तो उन्हें हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। ऐसे लिख देता हूँ, द वेक्टर्स lying in the same plane, in the same plane are called coplanar vector, coplanar vectors। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर वेक्टर ए है, this one is vector b and this one is vector c। ये तीनों एक्स वाई प्लेन में है, इसलिए वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। अब देखो 2 वेक्टर्स, यहाँ पर एक नोट लिखना, अगर 2 ही वेक्टर है तो हमेशा कोप्लेनर वेक्टर होंगे। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, कोप्लेनर। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। देखिए प्लेन ड्रॉ करने के लिए 2 ही डायमेंशन चाहिए। अब मान लो ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है तो ऐसे प्लेन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल है तो ऐसे प्लेन हो जाएगा, कुछ एंगल पर झुका हुआ है तो प्लेन भी कुछ एंगल पे झुका हुआ हो जाएगा। तो 2 वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर होते हैं, ठीक है। इसके बाद जानिए नेक्स्ट 8th नंबर में कनकरेंट वेक्टर्स। कनकरेंट मतलब 2 और मोर वेक्टर्स पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, या किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उन्हें हम बोलते हैं कनकरेंट वेक्टर, कनकरेंट वेक्टर्स। क्या लिखोगे, 2 और मोर वेक्टर्स पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट, passing through a common point are called
क्या बोलेंगे, कंकरेंट वेक्टर, CON, कंकरेंट वेक्टर्स। एग्जाम्पल्स देखो, दिस वन इज वेक्टर A, दिस वन इज वेक्टर B, दिस वन इज अनदर वन वेक्टर C। तीनों एक पॉइंट O से O के पास हो रहे हैं, तो दीज आर कंकरेंट वेक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर इज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ये 8 नंबर था, 9 नंबर में डली नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ये क्या होता है, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर। इसका डायरेक्शन किधर भी ले सकते हैं। द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। इसका क्या यूज है, इसका यूज है क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करने में। नल वेक्टर क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है, इंटीजर प्लस इंटीजर इज इंटीजर, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो यू विल गेट ए वेक्टर। तो दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो जीरो भी तो आ सकता है मैग्नीट्यूड, तो जीरो नहीं बोलेंगे, आंसर को क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि वेक्टर एडिशन क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से रिजल्ट वेक्टर मिलता है, तो दो रिजल्ट जो मिला उसका मैग्नीट्यूड जीरो भी तो हो सकता है। तो दो वेक्टर का जो अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया और मैग्नीट्यूड जीरो आ गया तो उसका आंसर जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे। समझ में आया। तो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है वैसे वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं। चलो नेक्स्ट वन इज यूनिट वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर। इसको लिख दो, इसका एक चीज लिख दो, it is used to follow the closure property, क्लोजर प्रॉपर्टी क्लास 10th 9th सब में पढ़े होगे तुम लोग, 10th में भी पढ़ोगे। 10th वन इज यूनिट वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, नाम से स्पष्ट है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, एक होता है, यूनिट होता है, वैसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी का मतलब इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। ठीक है। इसका यूज क्या है, इसका यूज है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने में, वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का सहारा लिया जाता है। इसका सिंबल कैसे लगाते हैं, अल्फाबेट्स के ऊपर कैप लगा करके। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग ए कैप। कैप कैसा होता है, ऐसा होता है, ओवर द सिंबल ऑफ वेक्टर। एग्जाम्पल ए कैप, ये इसको क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर ए के एलॉन्ग यूनिट वेक्टर है ये एक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ ए कैप इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो इसका यूज भी लिख लें, यूनिट वेक्टर को किस लिए यूज किया जाता है, तो लिख लो, यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अगर वेक्टर का डायरेक्शन अलग से हमको स्पेसिफाई करना है तो यूनिट वेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। देखो कैसे हम इसको बता रहे हैं। मान लो ये वेक्टर ए है, अब ये वेक्टर ए है तो वेक्टर इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें रिप्रेजेंटेड हैं। अब मैग्नीट्यूड अलग डायरेक्शन अलग दिखाना हो तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं दोनों चीज को। वेक्टर ए जब मॉड लगा दिया तो दिस वन इज मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख देता हूं मैं, पहली बार है तुम लोग सीख लेना। मॉड लगा करके मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड ए कैप लगा दिया, इनटू में रहेगा मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। तो ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए। ये क्या बता रहा है? इट गिव्स द डायरेक्शन, इट गिव्स द डायरेक्शन। समझ में आया? अब यहां से देखो यूनिट वेक्टर भी निकालने का फॉर्मूला मिल सकता है, ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ए। हो गया? तो इस फॉर्मूले को भी आप लोग याद रखिएगा, इसको भी याद रखिए, इसको भी याद रखिए। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको ये काम आएगा। ठीक है? अब नेक्स्ट वन वेक्टर इज, नेक्स्ट वन इज बेस वेक्टर, बेस वेक्टर्स। नेक्स्ट नंबरिंग देख लेना, मैं भूल गया। नेक्स्ट वन इज बेस वेक्टर। बेस वेक्टर क्या होते हैं? देखो 3 स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं। कौन कौन? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। इनका यूज किया जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए। आई कैप लगा है मतलब वो किसके डायरेक्शन को बता रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के। ठीक है? आर स्पेशल यूनिट वेक्टर्स, आर स्पेशल यूनिट वेक्टर्स used to specify the directions of positive x axis, y axis and z axis respectively, और इन्हीं तीनों को बेस वेक्टर कहते हैं। आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर कॉल्ड बेस वेक्टर, आर कॉल्ड बेस वेक्टर। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस वेक्टर। ठीक है? तो नेक्स्ट वेक्टर इज पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है? जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मालूम रहता है, जिसका इनिशियल पॉइंट मालूम रहता है। ठीक है? उसको हम लोग कहते हैं पोलर वेक्टर। जब भी लिखना हो आप पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है? वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं पोलर वेक्टर, इसलिए मैं लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूं। पोलर वेक्टर क्या होते हैं? द वेक्टर व्हिच इनिशियल पॉइंट or point of application is known is called polar vector, उसे हम क्या कहते हैं? पोलर वेक्टर। इसके एग्जांपल है जैसे फोर्स हो गया, फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता होता है, डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल पॉइंट पता होता है, तो दीज आर क्या होते हैं? पोलर वेक्टर्स। उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, नंबरिंग देख लेना, एक्सियल वेक्टर। ये वेक्टर रोटेशनल मैकेनिक्स में यूज होते हैं। दीज वेक्टर्स आर यूज्ड इन रोटेशनल मैकेनिक्स। और कैसे एक्ट होते हैं? along a axis and follow the right hand thumb rule. Such vectors act along
द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फॉलो द राइट हैंड थंब रूल, फॉलो द राइट हैंड थंब रूल। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल में रोटेशन में क्या क्या आता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे डेल्टा थीटा पढ़ाया जाएगा अभी आपको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका डायरेक्शन किधर होता है? जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कोई पार्टिकल है एक सर्कल के अराउंड मूव कर रहा है, तो सर्कल के सेंटर से ये जो मेरा मार्कर है ये पास होने वाला एक्सिस है, इसका डायरेक्शन किधर होगा? इस एक्सिस के अलाउंड। और राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करने का मतलब इसके अलाउंड घूमिए, थंब जिधर होगा वो डायरेक्शन होगा, तो अभी ऊपर की ओर है। अगर इसको आप ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो इनटू द होगा, यानी एक्सिस के अलाउंड लगता है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसी तरह से हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी। इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड ही टॉर्क कर दो, बस ये होते हैं आपको एक्सियल वेक्टर्स। समझ में आ गया? तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेक्टर। ये पूरा का पूरा यूनिट थ्योरेटिकल था, इसको आप लोग तैयार कीजिएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर तक। हाँ, एक चीज़ मैं समराइज कर देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या किया। वेक्टर का इम्पोर्टेंस बताया कि वेक्टर चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है। ठीक है, उसके लिए बताया कि आपको अब जो फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारे मिलेंगे, जो वेक्टर क्वांटिटीज होंगे उनके साथ ऑपरेशन करना पड़ेगा, यानी उनको ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो ये सब करने के लिए आपको वेक्टर के रूल्स आने चाहिए, इसलिए एक चैप्टर बनाया गया वेक्टर, उसी में सब कुछ पढ़ाया जाता है। दूसरा, उसके बाद हमने पढ़ाया फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं, स्केलर बताया, वेक्टर बताया। स्केलर का डेफिनेशन, स्केलर का ऑपरेशन में बोला कि जो अभी आप एल्जेब्रिक मेथड पढ़े हुए हैं उसी के द्वारा स्केलर का ऑपरेशन होता है। उसके बाद मैंने वेक्टर का बताया, वेक्टर का ऑपरेशन अभी हम लोग को पढ़ेंगे। वेक्टर का डेफिनेशन बताया मैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बताया। सिंबॉलिक में अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं, अल्फ़ाबेट्स के ऊपर एरो लगाते हैं। ग्राफिकल में एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एरो का जो लेंथ होता है मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, एरो का हेड जो होता है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेरियस टाइप्स ऑफ द वेक्टर हमने बताया आपको, पैरेलल, एंटी पैरेलल, उसके बाद में इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर बताया। उसके बाद में जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, इसके बाद में यूनिट वेक्टर, पोलर वेक्टर, एक्सेल वेक्टर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेक्टर बताया। ठीक है, इसके बाद में हम एक छोटा सा चीज़ आप लोग को इसको बताना है, चैप्टर में रह गया था कि वेरियस डायरेक्शंस, जो कि हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, जिसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये वेरियस डायरेक्शंस देख लीजिए, क्या क्या डायरेक्शंस हैं। देखो, ये दिस वन इज कॉल्ड ईस्ट डायरेक्शन, दिस वन इज वेस्ट, दिस वन इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, ये आप लोग को पता होता है। और जो ईस्ट और नॉर्थ के बीचों बीच होता है, बोले तो ये 45 डिग्री के एंगल पे, इसका नाम होता है नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से साउथ और ईस्ट के बीच में होगा तो साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में होगा तो साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा तो नॉर्थ वेस्ट। 45 के अलावा अगर कोई दूसरा एंगल हो, जैसे मान लो ये 30 डिग्री है, तो ये जो वेक्टर है घुमा हुआ है साउथ की तरफ, बाई एंगल 30 डिग्री, किधर से? वेस्ट से। इसको लिखते हैं 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। इसी तरह से मान लीजिए कि ये है, ये 15 डिग्री से घुमा हुआ है, किधर की तरफ? साउथ की तरफ। किधर से? ईस्ट से। ईस्ट से इधर घुमा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 15 लिखते हैं ईस्ट। ठीक है, तो ये हमारा आज का इतना का टारगेट था। ठीक है,
और बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, कल दे दूं, परसों दे दूं, तो आप लोग इसको कंटिन्यूअसली तैयार कीजिए और बार बार इसको देखते रहिए। ठीक है। दूसरी बात, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि इसको अपने दोस्तों में भी बताइए, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।